नमस्कार। आज हम जीवन के एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सबसे बुनियादी है, लेकिन शायद सबसे अजीब भी। अजीब क्यों? अजीब इसलिए क्योंकि जीव प्रजनन क्यों करते हैं। सोचिए, ये खाने या सांस लेने जैसा नहीं है। हाँ, मतलब किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बिना जी सकता है, लेकिन इसके बिना लाइफ इटसेल्फ मतलब जीवन ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है। हम समझेंगे कि लाइफ अपनी कॉपीज कैसे बनाती है। एक सेल वाले सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके हम इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स बीइंग्स तक। हाँ, और जीवन को आगे बढ़ाने की वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो अरबों सालों से काम कर रही हैं। चलिए इस फैसिनेटिंग प्रोसेस को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। हम शुरू करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट से, यानी डीएनए से, और देखेंगे कि उसकी कॉपिंग में होने वाली छोटी-छोटी गलतियां, जिन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं, वो क्यों इतनी जरूरी हैं। अच्छा। फिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में जाएंगे, जहां एक ही जीव काफी होता है। ओके। और फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसने दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी भर दी है, और अंत में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उससे जुड़े हेल्थ एस्पेक्ट्स पर भी। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फंडामेंटल चीज से। किसी भी जीव को बनाने का जो मास्टर प्लान है वो कहाँ लिखा होता है? वो मास्टर प्लान हर एक सेल के अंदर होता है, उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर? जी, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, जो बने होते हैं डीएनए से, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से। अच्छा, तो डीएनए ही सब कुछ है? बिल्कुल। डीएनए ही वो कोड है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बताते हैं कि कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं। और प्रोटीन से ही पूरा बॉडी डिजाइन तय होता है? आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, सब कुछ? एग्जैक्टली। इसलिए रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक लेवल इसी डीएनए की एक कॉपी बनाना है। तो इसेंशियली ये एक हाईटेक फोटोकॉपी मशीन की तरह हुआ, बस ओरिजिनल की एग्जैक्ट कॉपी बना दो। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, पर यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। क्या? कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, आप कह सकते हैं, 100% परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, डीएनए कॉपिंग के प्रोसेस में भी हमेशा बहुत छोटे-मोटे चेंजेस आ जाते हैं। तो मतलब वो कॉपी एकदम आइडेंटिकल नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मूल जैसी तो होती है, पर समान नहीं। इन्हीं छोटे-मोटे बदलावों को हम वेरिएशंस कहते हैं। और मुझे लगता है यही मामूली सी इम्परफेक्शंस असल में कहानी की असली हीरो हैं, है ना? ये इतनी जरूरी क्यों है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वेरिएशंस एवोल्यूशन का इंजन है। एवोल्यूशन का इंजन कैसे? इसे आप ऐसे समझिए कि हर स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट में एक खास जगह, एक नीश में रहती है। ठीक है। अब मान लीजिए एनवायरनमेंट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए, जैसे तापमान बहुत बढ़ जाए। तो ज्यादातर जीव शायद मर जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिन कुछ जीवों में उस बढ़े हुए तापमान को सहने की वेरिएशन होगी, वो बच जाएंगे। और फिर वो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये वेरिएशन ही प्रजाति के अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। वाह, ये तो कमाल है। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जरूरी है। अब आते हैं कि जीव ये कॉपीज बनाते कैसे हैं। सबसे पहले वो तरीके जहां सिर्फ एक पेरेंट होता है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक कोशिकीय जीवों में तो ये बहुत सिंपल है, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। जैसे? जैसे बैक्टीरिया या अमीबा, ये बस दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। एक से सीधे दो। सिंपल एंड फास्ट। हाँ। लेकिन लेशमेनिया जैसे जीवों में, जिनमें एक कोड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है, विभाजन एक तय ओरिएंटेशन में ही होता है। अच्छा, और क्या कोई और भी तरीका है? हाँ, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वो एक साथ कई सारी कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ये तो हुई सिंगल सेल जीवों की बात। थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जीवों में क्या होता है? उनमें भी कुछ बहुत सरल तरीके काम कर सकते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन? हाँ, स्पाइरोगाइरा जैसा जीव जब मैच्योर होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। बिल्कुल। कमाल है। और मैंने रीजेनरेशन के बारे में भी सुना है, वो क्या है? रीजनरेशन तो और भी ज्यादा कमाल है। प्लानेरिया या हाइड्रा जैसे जीवों को अगर आप कई टुकड़ों में काट दें तो हर एक टुकड़ा अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा उगाकर एक पूरा नया जीव बन जाएगा। मतलब ये जीव एक तरह से इमॉर्टल है, आप उसे नष्ट ही नहीं कर सकते, बस उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। कह सकते हैं, ये एक खास तरह की सेल्स की वजह से होता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर जीव प्रजनन के लिए कटने पर निर्भर नहीं रहते।
सही बात है। हाइड्रा जैसा जीव बडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। बडिंग? हाँ, उनकी बॉडी पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है, जो धीरे धीरे एक छोटे हाइड्रा में डेवलप होता है और फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। और पौधे तो इसमें माहिर होते हैं, है ना? पौधे तो क्लोनिंग के मास्टर्स हैं। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। हाँ, मैंने देखा है, जैसे गुलाब की टहनी लगा दो तो नया पौधा उग जाता है। बिल्कुल। या आलू पर जो छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं, वो असल में नए आलू के पौधे बनाने की पोटेंशियल रखती हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती का उदाहरण भी है शायद? जी, उसकी पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे बनाती हैं। एग्रीकल्चर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे गन्ना या केले उगाने के लिए? हाँ, खासकर उन पौधों के लिए जिनमें बीज बनाने की कैपेसिटी कम हो गई है। इसका एक फायदा ये भी है कि नए पौधे जेनेटिक रूप से पेरेंट पौधे के बिल्कुल समान होते हैं। बिल्कुल क्लोन। एक और तरीका है जो काफी अनोखा है, बीजाणु मतलब स्पोर्स के जरिए। हाँ बिल्कुल, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद राइजोपस, उसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बनती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोरेंजिया। इनके अंदर स्पोर्स होते हैं जो मोटी दीवारों से ढके होते हैं। और जब उन्हें सही माहौल मिलता है, नमी वाली सतह मिलती है, तो वो उगने लगते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी तरीके देखे वे सब एक ही जनक से थे, मतलब एसेक्सुअल। जी। लेकिन अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। तो सवाल ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका सीधा संबंध उसी चीज से है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वेरिएशन। अच्छा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि डीएनए कॉपी में गलतियां होने का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस को तेज कर देता है। जब दो अलग अलग जीवों से आए डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, तो वेरिएशंस के नए नए संयोजन बनते हैं, जो प्रजाति के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हें गैमीट्स भी कहते हैं। गैमीट्स? ये कोशिकाएं मियोसिस नाम की एक स्पेशल सेल डिवीजन प्रक्रिया से बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स और डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। अच्छा, तो हर पेरेंट अपना आधा डीएनए देता है? एग्जैक्टली। और जब दो ऐसी आधी आधी डीएनए वाली कोशिकाएं मिलती हैं, तो नई पीढ़ी में क्रोमोसोम्स की संख्या फिर से नॉर्मल हो जाती है। अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन। और ये गैमीट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, जैसे जैसे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, ये कोशिकाएं भी स्पेशल हो जाती हैं। एक गैमीट, जिसे फीमेल गैमीट कहते हैं, वो बड़ा होता है और उसमें भोजन जमा होता है। और दूसरा मेल गैमीट, वो छोटा और गतिशील होता है, मोटाइल होता है। चलिए इसे पौधों में देखते हैं। फूलों में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? फूल असल में पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। उनमें नर अंग होता है स्टेमन और मादा अंग होता है पिस्टल। स्टेमन एंड पिस्टल? स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पिस्टल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना जरूरी है, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। और ये हवा, पानी या कीड़ों के जरिए होता है ना? जी। इसके बाद पॉलन ग्रेन से एक नली निकलती है जो ओवरी तक पहुंचती है। यहाँ नर और मादा गैमेट का संलयन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, इससे जाइगोट बनता है। हाँ, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज में यानी सीड में और ओवरी फल में यानी फ्रूट में विकसित हो जाती है। कितना सुंदर सिस्टम है ना? तो ये सब हम इंसानों के लिए क्या मायने रखता है? हमारे शरीर में ये प्रक्रिया कैसे होती है? हमने ये प्रक्रिया प्यूबर्टी से शुरू होती है। ये वो समय है जब शरीर में सेक्सुअल मैचुरेशन आती है। और शरीर में कई बदलाव आते हैं? हाँ, लड़कों और लड़कियों में कुछ बदलाव समान होते हैं, जैसे नए हिस्सों पर बालों का उगना, और कुछ अलग होते हैं, जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत। और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना और आवाज का भारी होना। ये सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? इसका मेन ऑर्गन है टेस्टिस, जो शुक्राणु यानी स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ओके। ये स्पर्म्स वास डिफरेंस नाम की एक ट्यूब से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचते हैं। इस रास्ते में प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स ग्रंथियां अपना तरल पदार्थ मिलाती हैं। वो क्यों? ये तरल स्पर्म्स को पोषण और गति में मदद करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका मेन ऑर्गन है ओवरीज, जिनमें अंडे यानी एग्स बनते हैं। हर महीने आमतौर पर एक अंडा मैच्योर होकर फिलोपियन ट्यूब में आता है। और ये ट्यूब्स गर्भाशय यानी यूटेरस में खुलती हैं। जी। तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है? स्पर्म्स वजाइना के रास्ते यूट्रस से होते हुए
फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अगर वहां उन्हें एग मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और अगर हो गया तो वो फर्टिलाइज्ड एग, जिसे अब जाइगोट कहते हैं, विभाजित होकर एम्ब्रियो बनाता है, जो यूट्रस की दीवार में स्थापित हो जाता है। इम्प्लांट हो जाता है। और उसे पोषण कैसे मिलता है? यहाँ प्लासेंटा नाम का एक विशेष ऊतक बनता है। ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जो माँ के खून से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और लगभग 9 महीनों में भ्रूण विकसित होकर शिशु बन जाता है। जी बिल्कुल। एक सवाल और, अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है? तब गर्भाशय की वो मोटी और पोषक परत जो एम्ब्रियो के लिए तैयार हुई थी, उसकी जरूरत नहीं रहती। तो ये परत धीरे धीरे टूटकर रक्त और म्यूकस के रूप में विजाइना से बाहर निकलती है। इसी चक्र को मासिक धर्म या ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, इसका हमारे स्वास्थ्य और समाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी की संभावना तो रहती ही है, साथ ही कई रोग भी यौन संचारित मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। जैसे गनोरिया, सिफिलिस और HIV एड्स। तो इनसे बचने और फैमिली प्लानिंग के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। एक तरीका है यांत्रिक अवरोध यानी मैकेनिकल बैरियर। जैसे कॉन्डम? हाँ, ये शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकता है और कुछ हद तक संक्रमण से भी बचाता है। और दूसरे तरीके? दूसरे हैं हार्मोनल तरीके, जैसे गोलियां यानी पिल्स। ये शरीर के हार्मोन संतुलन को बदलकर अंडे को रिलीज होने से रोकती हैं। ओके। और कुछ उपकरण भी हैं, जैसे कॉपर टी, जिसे यूटरस में लगाया जाता है, और आखिर में सर्जिकल मेथड्स भी हैं। पुरुषों में विसेक्टमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। जी, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है। इन तकनीकों के साथ कुछ सामाजिक मुद्दे भी जुड़े हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के लिए इनका दुरुपयोग। बिल्कुल, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। एक स्वस्थ समाज के लिए स्त्री पुरुष अनुपात मतलब बैलेंस्ड सेक्स रेशियो बहुत जरूरी है। तो आज हमने जीवन के बने रहने की इस अद्भुत प्रक्रिया को समझा, एक DNA कॉपी बनने से लेकर मानव प्रजनन की जटिलताओं तक। हमने देखा कि कैसे विभिन्नता यानी वेरिएशन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है और कैसे जीवन ने इसे सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग रास्ते खोजे हैं। एक अंतिम विचार जिसके साथ मैं श्रोताओं को छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने देखा कि वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल की कुंजी है, लेकिन आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हमें रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने और यहां तक कि जीन्स को एडिट करने की क्षमता दे रही है, हमारी अपनी प्रजाति के भविष्य के लिए वेरिएशन का क्या अर्थ है? भविष्य में कौन सी विभिन्नताएं फायदेमंद होंगी और ये तय करने का अधिकार किसे होगा?